हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रतिदिन की तरह आज भी हम अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन पर उपस्थित हुए हैं नई जानकारी को लेकर। तो इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियो प्रतिदिन मिलते रहे। हम हर टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और आपको मिले हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रतिदिन की तरह नई जानकारी। भू सर्वेक्षण पार्ट 2 यानी लैंड सर्वेइंग पार्ट 2। कल हमने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था कि जो है भू सर्वेक्षण क्या है, क्यों आवश्यक है, क्या लाभ है और इसके लिए कौन कौन से उपयोगी यंत्र है जिसके द्वारा हम भू सर्वेक्षण करते हैं। आज हम उसी के आगे, आज ये यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके पूरा आपके भू सर्वेक्षण वाला चैप्टर समाप्त होगा। तो इसे ध्यान से अवश्य सुनिएगा। तो जैसे कि हमने आप लोगों को कल बताया था, उसी के आगे हम आज बात करेंगे। तो आज है भू सर्वेक्षण के सिद्धांत, जिसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो भू सर्वेक्षण के जो सिद्धांत है, मुख्य रूप से दो सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? दो सिद्धांत है भू सर्वेक्षण के, जिसमें यह है कि जिस क्षेत्र का हमको या जिस क्षेत्र का भू सर्वेक्षण करना है यानी सर्वेक्षण करना है, नापना है, तो उसका संपूर्ण क्षेत्र का जो है वो त्रिभुज या चतुर्भुज में विभाजित कर लेना चाहिए। यानी उसका ऐसा बांट लें कि हम उसको अलग अलग त्रिभुज यानी अलग त्रिभुज अलग चतुर्भुज को नाप कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और संपूर्ण को जोड़ दें तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरी बात है कि नक्शा को जो है वो कागज पर हमको तैयार कर लेना चाहिए। तो नक्शा तैयार करने के उससे क्या होगा, एक फायदा ये होगा कि उससे आपको क्या है कि नापने में सुविधा हो जाएगी। कोई अनावश्यक बातें नहीं होगी कि आपसे वो बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न हो, तो उससे आप एट अ टाइम सुलझ सके। फिर है सर्वेक्षण करते समय कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है। तो बाधाओं की यदि बात करें तो एक तो आरेखन जो तैयार करते हैं, हम नापते हैं, आरेखन तैयार करते हैं, उसमें बाधा होती है। जरीब मापन में जब मापन करते हैं तो उसमें बाधा आ जाती है। और ये दोनों में, आरेखन और जरीब मापन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो उससे बचना है कि ये बाधाएं उत्पन्न ना आए। लेकिन फिर भी यदि बीच में समस्या आ गई तो आप क्या करेंगे, तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। जो बाधा है, पहली आरेखन में, जो आरेखन में बाधा होगी तो ये दो प्रकार की हो सकती है। पहली है कि जब दोनों बिंदु आपस में दिखाई न दें। और पहली बात है कि दिखाई न दे किंतु यानी दोनों बिंदु आपस में यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी हमको दिखाई न दे। लेकिन यह है कि बीच बीच में यदि किसी स्थान पर हम खड़े हो जाते हैं तो वो दोनों स्थान दिखाई दे। ये बात समझ में आई होगी। जैसे हमने बताया था कि रेंजिंग रॉड गड़ाते हैं, जिस पर पोल, ये जो पोल गड़ाते हैं उस पर झंडा रहता है। तो उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि वो स्थान हमसे कितने दूर है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वहां तक हमको नापते हुए जाना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब दोनों बिंदु किसी भी बिंदु से दिखाई न दे तब भी हमको मापन करना है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों बिंदु दिखाई नहीं देगा तो छोटे छोटे उसको पार्ट में हम बांट लें। ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो सर्वेक्षण करने में एक तो आरेखन में समस्या आती है, नापने में, ये बात है। फिर है दूसरी जो बात जो हमने बताई अभी, तो उसमें दूसरी जो बात है, जरीब मापन में बाधा होने पर बाधा के बाहर से जब जरीब मापन में बाधा होगी, पहली तो आरेखन में बाधा होगी और दूसरी जरीब मापन में बाधा होगी, तो अवनमन कोण की सहायता से, उन्नयन और अवनमन कोण की सहायता से, झील है, नदी है, तालाब है, नहरें है, कोई भी बाधा आने पर मापन करते हैं।
तो ये भी आप लोगों को ये है कि हम जो है, मान लो नाला आ गया बीच में, मान लिया जाए पेड़ आ गया, मान लिया जाए नदी आ गई, तब आप कैसा मापेंगे? मान लो पेड़ आ गया, तो पेड़ के ये दोनों एक बगल से इसको नाप लेंगे, पेड़ से ऐसा जो है गोल घुमा करके नहीं नापेंगे, पेड़ के बगल से एक लाइन खींच लेंगे, साइड में लाइन खींच लेंगे और इसको आगे ऐसा नाप लेंगे। ठीक है। और मान लो नदी आ गई, तो उन्नयन और अवनयन कोण तो साइड से ऐसे खींच करके कि ऐसा ट्राई एंगल बन जाए, ये नदी या नाला है, ऐसे ट्राई एंगल बन जाए। और तो यहाँ की जो है ये कर्ण बनेगा, तो ये कर्ण की दूरी ज्ञात कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, और ऐसे कितना, और ये कर्ण की दूरी कितनी, तो इसके उन्नयन और अवनमन कोण के आधार पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे, और इसके द्वारा आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये जो है इसका क्षेत्रफल कितना है। यदि ढाल आ गया, तो ढाल आ गया तो छोटे छोटे जो ढाल हैं, ढाल को विभिन्न पार्टों में बांट ले, छोटे छोटे पार्ट में, और उसका मापन अलग अलग करें। जब अलग अलग मापन करेंगे, तो वो जो है सभी का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, क्षेत्रफल निकाल करके सभी को जोड़ देंगे आपस में, तो पूरे संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो है वो आपका समकोण त्रिभुज का जैसे क्षेत्रफल मान लो बनता है, कोई क्या बनता है, समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र है, आधार गुणित ऊंचाई बटे 2, या 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से परिचित है, आपको आता है। फिर दूसरा है समलम चतुर्भुज बनेगा, जो हमने बताया था कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसको नापने के लिए त्रिभुज या चतुर्भुज में बांट लेते हैं। तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है, आमने सामने की भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बटे 2, इसको भी हम 1/2 और आमने सामने की भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, दो भुजा आमने सामने की ले लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको भी मापन कर लेंगे, और क्षेत्रफल जो है वो स्पष्ट निकल जाएगा। अब एक सवाल हम लिए हैं कि यदि कोई जरीब के द्वारा हमने मापन किया, जरीब के द्वारा मापन किया, तो सही माप हमको ज्ञात करना है। हुआ क्या था कि यदि 30 मीटर चैन के द्वारा 1000 मीटर मापा गया, बाद में पता चला कि चैन जो है वो 2 मीटर छोटी थी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए कि रेखा की सही लंबाई ज्ञात करना है, 30 मीटर चैन से नापा गया, बाद में पता चला कि वो चैन जो है 2 मीटर छोटी थी, और 1000 हमने मापे थे। ठीक है। छोटी थी या बड़ी थी, दोनों बात पे हमको ध्यान देना है। यदि छोटी थी, तो इसकी जो लंबाई जो दी है चैन की, उसमें से घटा देंगे, और यदि बड़ी थी, तो ये जो लंबाई चैन की दी है या जिससे भी हमने मापा है, उसमें जोड़ देंगे। हम आगे इस बात को बताने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व आप लोगों को करना है कि छोटी थी या बड़ी थी, जब बड़ी थी या छोटी थी, तो उसको हम कैसा मापेंगे। ठीक है। या उसका कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे। तो ये सवाल है आपके सामने, जो है जरीब की सही लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो कि उसकी सही लंबाई क्या रहेगी उस समय, और जिससे नापे उस समय क्या थी। ठीक है। अब सीधे सवाल पे आते हैं हम, कि रेखा की जो सही लंबाई है उसको ज्ञात करना है, बराबर त्रुटिपूर्ण लंबाई, यानी जिसको L1 से दर्शाएंगे, और दूसरी वास्तविक लंबाई मतलब L2 से दर्शा देंगे, और जितना हमने मापा है रेखा की मापी गई लंबाई। तो हमने बताया था कि फार्मूला L1/L2 इंटू मापी गई लंबाई। ठीक है। मापी गई लंबाई, तो यहाँ पर L1 क्या है, तो त्रुटिपूर्ण लंबाई, इसको कैसे निकालेंगे, जिस चैन से हमने नापा है, 30 मीटर वाली चैन से नापा है,
2 मीटर छोटी थी, ये बाद में पता चला, तो -2 कर देंगे तो ये आ जाएगी त्रुटिपूर्ण लंबाई 28। तो L1 की जगह रख देंगे हम 28। और कितनी चैन सोच करके, कितनी लंबी है वो चैन सोच करके मापे थे हमने, 30 मीटर चैन से नापे थे। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मापे हैं आपने, 1000 मापे हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 28/30 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 933 मीटर। हमने मापे थे 1000 है कह के, लेकिन 1000 नहीं थी। कितनी थी लंबा, यानी उसको सही देखा जाए तो उसकी कितनी लंबाई रही होगी, कितना लंबा हमने नापा होगा, 933 मीटर मापा होगा। आशा है कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी टाइप के हमने और सवाल लाए हैं, तो और आप देखते रहिएगा इसको, तो आपको अगली बातें जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक नेक्स्ट सवाल लेकर के आए हैं, उसे देखिए। 20 मीटर चैन द्वारा 500 मीटर नापा गया। 500 मीटर नापे थे, बाद में पता चला कि वो जो चैन है 0.2 मीटर बड़ी थी। अब जैसे हमने बताया कि बड़ी थी तो प्लस कर देना है, जो लंबाई लिए है मीटर चैन की, तो यहाँ 20 मीटर वाली ली है, और बड़ी थी बोल रहा है तो उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम फार्मूला लगा देंगे, L1/L2 मल्टीप्लाई जितना मापा गया, जितना हमने उसको मापा है। तो L1 क्या हो जाएगा, यानी त्रुटिपूर्ण लंबाई हो जाएगी। त्रुटिपूर्ण लंबाई क्या होगी कि 20 मीटर चैन से नापा है, बड़ी थी बता रहा है कि 2 मीटर, 0.2 मीटर बड़ी थी, तो 20 में 0.2 को जोड़ देंगे, यानी 0.2 को जोड़ देंगे तो 20.2 आ जाएगा। तो L1 आ जाएगा 20.2 अपान कितने में, वास्तविक लंबाई क्या है उसकी, तो 20 मीटर की है, तो 20 मीटर अपान जितना मापा है हमने 500 मापे हैं। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 505 आ जाएगा, यानी 20.2/20 और गुणित 500 कर देंगे। ठीक है, यहां तक भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, पहले भाग कर दीजिए फिर गुणा 500 का कर दीजिए, तो ये आ जाएगी, जितना हमने मापे थे उससे ज्यादा ही आएगी, क्योंकि चैन बड़ी थी लेकिन हम उसको कम ही मान रहे थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट सवाल पर और चले, इसी टाइप के और भी सवाल है। एक जो है वो गंटर जरीब है। कौन सी जरीब है, गंटर जरीब। ठीक है, घंटर, ये जब जब 2 बार लिख दिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ जाइएगा, इसको हम बता रहे हैं। घंटर, इसको काट दें यहाँ से। घंटर जरीब द्वारा 1 एकड़, अब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात है, अभी रेखा की लंबाई की बात थी, ये क्षेत्रफल की बात है। 1 एकड़ क्षेत्र पर मापा गया, बाद में पता चला कि जरीब 6 फीट छोटी थी। कितनी छोटी थी, 6 फीट। तो वास्तविक क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हम फार्मूला, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला हम यही लगाएंगे, L1/L2 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, जो मापा गया था क्षेत्रफल। अब चूंकि क्षेत्रफल की बात है तो आपको इसको क्या करना है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग चयन या जिसमें भी हम माप लिए हैं, मान लो ये फीट में मापा है हमने, किस में मापा है, फीट में बता रहे हैं, है ना। घंटर चैन से नापा है लेकिन वो फीट की बात है, तो घंटर चैन की लंबाई कितनी होती है, 66 फीट। तो 66 फीट घंटर चैन की लंबाई हो गई। त्रुटिपूर्ण लंबाई निकालना है तो अब यहाँ छोटी थी इसलिए माइनस कर देंगे, तो 66 - 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये 66 - 6, 6 फीट छोटी थी, तो 66 - 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 आ गया ये, इसका मतलब त्रुटिपूर्ण लंबाई कितनी होगी, 60 / वास्तविक लंबाई कितनी है, तो 66। कितना मापे आपने, कितना मापे, 1 एकड़ मापे। 1 एकड़ में कितना होता है वर्ग फीट, 43,560 वर्ग फीट होता है। आप चूंकि हमने क्षेत्रफल की बात की है, काय की बात की है, क्षेत्रफल की, तो जो ये 60 आया है, 60 का वर्ग कर देंगे बटे 66 का भी वर्ग कर देंगे, और 43,560 का ऑलरेडी वो वर्ग फीट में ही है। 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट। जब इसका गुणा भाग कर देंगे, 60 × 60 करेंगे
कितना कर देंगे, 60 गुणित 60 कर देंगे तो ये 3600 आ जाएगा। और यदि नीचे कितना है, 66 है, तो 66 गुणित 66 यानी वर्ग निकालना है, इसका वर्ग कर देंगे तो ये 4356 आ जाएगा। और यानी 3600/43 56 करेंगे गुणित 43,560 करेंगे, क्योंकि 1 एकड़ की बात है। जब इसको काट देंगे, भाग दे देंगे, इतना तो आप लोगों को आता होगा भाग देना, तो इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3600 वर्ग फीट नापे होंगे। ठीक है, आप कमेंट्स करिएगा, यदि आपको भाग देना नहीं आता होगा तो हम भाग देना भी सिखाएंगे, लेकिन आपके कमेंट्स आए तब। अभी आप समझ गए होंगे, ये स्क्वायर हमने, यदि ये रेखा की लंबाई की बात होती तो यहाँ स्क्वायर नहीं करते, ये स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर नहीं करते। क्योंकि क्षेत्रफल की बात है इसलिए यहाँ पर 66 का भी स्क्वायर किए हैं, ये स्क्वायर है। और 43,560 मतलब एक का काय में नापे हैं इसको, एकड़ में नापे हैं, 1 एकड़ है, 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट। यदि एकड़ हेक्टेयर के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप पुनः हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन पर जाकर के आपको वो जानकारी पूरी मिल जाएगी। इसमें आप गुणा भाग का भाग दे दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए, 3600/4356 का भाग दे दीजिए और गुणा कर दीजिए कितने का, 43,560 का, तो ये आ जाएगा 3600 वर्ग फीट। यहाँ तक भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट और सवाल लेकर के आए हम, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये है कि आपने 20 मीटर चैन के द्वारा, कितनी मीटर, यानी चैन की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है, इससे जो है 10,000 वर्ग मीटर मापा है। अब मीटर चैन तो वर्ग मीटर में मापा है आपने, बाद में पता चला कि चैन जो है वो 5 मीटर छोटी थी, 20 मीटर वाली से मापा, 20 मीटर वाली से मापा, और कितना मापा, ये क्षेत्रफल मापे हो आपने, कितना, 10,000 वर्ग मीटर में नापे हैं, और बाद में पता चला कि चैन 5 मीटर छोटी थी, या ध्यान रखना है, चैन कैसी थी, छोटी थी, तो वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यही यदि रेखा की लंबाई होती तो हम क्या करते, 20 ऋण, छोटी थी इसलिए ऋण कर देंगे, 5 करते तो ये 15 हो जाती त्रुटिपूर्ण लंबाई, बटे के कितने का भाग दे देते हैं, 20 मीटर चैन वाले से नापे, 20 मीटर लंबाई वाली से, तो 20 का भाग गुणित 10,000 कर देते, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। इसके पूर्व वाला जो सवाल हमने बताए हैं, क्षेत्रफल ज्ञात यदि हम करते हैं तो वर्ग में ज्ञात करते हैं, तो इसलिए इन दोनों का वर्ग कर देंगे, कितना करेंगे, एक तो आप 20, कितना करेंगे आप, 20 ऋण 2, ये सॉरी 20 ऋण 5, 5 मीटर छोटी थी ना, 20 ऋण 5, जब 20 ऋण 5 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो और ये 20 मीटर चैन से नापे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 15 आ गया तो 15 का वर्ग ऊपर, यानी L1, बटे 20 मीटर चैन से नापे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल नापे हमने इसलिए, क्षेत्रफल निकाल चुके हैं इसलिए 20 का वर्ग हो गया, मल्टीप्लाई जितना क्षेत्रफल नापे हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर का आया है, तो 10,000 वर्ग मीटर। अब 15 गुणित 15 कर देंगे और 20 गुणित 20 कर देंगे, ठीक है, और भाग दे देंगे, तो 15 गुणित 15 करेंगे, तो 15 गुणित 15 करो, 15 पाँच कितना आता है, 15 पाँच 75 की 5 हासिल का है 7, 15 के 15 और 7 22, 15 और 7 22, 225 आ जाएगा। तो और बटे कर देंगे, 20 गुणित 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, और फिर गुणित करेंगे कितना, ये 10,000 कर देंगे। बात समझ में आई, तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका गुणा भाग कर दीजिएगा, पहले स्क्वायर करिए, फिर उसका भाग कर दीजिए जो आया, यानी L1 ऊपर हो जाएगा अपान L2 हो जाएगा, इसका मतलब L1 का स्क्वायर अपान L2 का स्क्वायर, और क्षेत्रफल जिसमें आया है। ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जैसे हमने बताया कि आप जो है वो इसका गुणा भाग अवश्य कर लीजिए। यदि समझ में नहीं आता है गुणा भाग भी, तो हमको कमेंट्स करिएगा, तो हम आपको
इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चले हम। एक जो है नेक्स्ट सवाल लेकर के और आए हम, तो ये देख लीजिए आगे। 1 एकड़ खेत की लंबाई, ये सवाल, ये सभी सवाल आ चुके भी हैं और नेक्स्ट सवाल भी आया हुआ है। इसी टाइप के मैंने डिफरेंट टाइप के सवाल एक एक दो दो ले आया हूँ, तो आप इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो जहां तक हमारा अनुमान है, अनुमान ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में भी आएगी, और जब उसमें आप बनाएंगे, इसमें पेपर में यदि आता है, और आएगा ही, आता है कि हमने डिफरेंट टाइप के सवाल इसलिए ले आए हैं। तो ये देखिए, 2 एकड़ खेत की लंबाई, अब यहाँ पर 2 एकड़ खेत दिया है, यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस की भी बात है। 2 एकड़ खेत की लंबाई, लंबाई दिया है, यानी जो खेत में नापा होगा 2 एकड़, तो उसकी जो लंबाई थी खेत की, वो 242, कितनी थी, 242 फीट थी। चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, चौड़ाई नहीं मालूम अपने को, चौड़ाई ज्ञात करना है। ये चौड़ाई कितनी रही होगी, इसको ज्ञात करना है कि ये चौड़ाई कितनी रही होगी। और 2 एकड़ खेत है, नापे थे कितना, 2 एकड़, मतलब क्षेत्रफल उनने निकाल चुके थे। ठीक है, तो उसने पूछ लिया कि चौड़ाई कितनी है, तो आपको पता है लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यहाँ अभी वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो हमको डायरेक्ट चलना है सवाल पर। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दो। 2 एकड़ खेत का क्षेत्रफल, 1 एकड़ खेत कितना होता है, 43,560 वर्ग फीट होता है। तो मल्टीप्लाई 2 हेक्टेयर का ये 2 एकड़ का कितना हो जाएगा, 87,120 हो जाएगा। 87,120 हो जाएगा, 87,120 हो जाएगा ये, तो 87,120 हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल, लंबाई दिया 242, चौड़ाई को विड्थ रख दो या एक रख दो, यहाँ पर एक से भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब रखेंगे तो ये 242 डब्लू हो जाएगा, 242 डब्लू या 100 हो जाएगा बराबर इतना। तो डब्लू बराबर कितना होगा, तो ये बटे में चला जाता है, भाग में चला जाता है। ठीक है, तो 87,120 भाग मतलब बटे, बटे कर देंगे 252। जब इसको काट देंगे, हल कर देंगे, भाग ही देना है आपको, तो ये 360 फीट आ जाएगी। यहाँ फीट लिखेंगे, क्षेत्रफल नहीं है ये, इसलिए वर्ग फीट ना लिख करके हम इसको क्या लिखेंगे, फीट लिखेंगे। अब आपके पास में एक और सवाल है कि जो हम नापते हैं जमीन, उसको हमने पिछले चैप्टर में बताए थे, यानी पिछला वीडियो में, तो वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, भू सर्वेक्षण वाला। उसमें हमने आपको बताए थे क्षेत्र पुस्तिका के बारे में। क्षेत्र पुस्तिका में जो लिखते हैं हम, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, तो वही सवाल दिया हुआ है कि दी गई क्षेत्र पुस्तिका, अभी क्षेत्र पुस्तिका के बारे में और बताते हैं आपको कि जो माप है वो क्षेत्र पुस्तिका में लिखेंगे। क्षेत्र पुस्तिका में माप द्वारा, जो दी गई क्षेत्र पुस्तिका में जो माप अंकित है, उसके द्वारा आरेख तैयार करिए, और आरेख तैयार करके हम क्या करें, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको कैसे करेंगे हम, तो ये क्षेत्र पुस्तिका है, ये क्या है, ये क्षेत्र पुस्तिका है। अब ये क्षेत्र पुस्तिका दी है, ये क्षेत्र पुस्तिका में जो है हमने बताए थे, नीचे से ऊपर की ओर जो माप है उसको यहाँ लिख देंगे। काय में आपने लिया, इकाई क्या है, तो मीटर में मापा है हमने, काय में मापा है, ये मीटर, एम लिखा हुआ है। 0 से शुरू करके 100, फिर 200, फिर 300, फिर 500, ऐसे सीधी लाइन में नापा। 100 के बगल में मान लो कोई दूरी रही होगी, कुआं रहा होगा या पेड़ रहा होगा, तो वहां तक नाप लिए। 200 के बगल में जो है ये 100, यहाँ भी मान लो कुआं, पेड़, नर जो भी रहा होगा। और 300 के बगल में ये क्षेत्र पुस्तिका में इस टाइप से अंकित करते हैं। समझ गए बात को। ये 2 खड़ी लाइन रहती है, ये 2 खड़ी नीली लाइन रहती है। कैसी लाइन रहती है, नीली लाइन रहती है। ठीक है, तो ये नीली लाइन जो है, ये 2 नीली लाइन है। क्षेत्र पुस्तिका में बताए थे, ये नीली लाइन 2 सीधी खड़ी नीली लाइन रहती है। तो ये जो नीली लाइन हो गई, बीच में हम चलेंगे जो सीधा नापते हुए जाते हैं।
और बगल में हम चलेंगे जो लेफ्ट या राइट में जो नापते हैं उसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है। अब इसका देखो चित्र कैसा बनाएंगे। तो आप एक सीधी लाइन खींच लीजिएगा, ऐसी सीधी लाइन खींच लिए। ठीक है। आप यहाँ पर जीरो है तो जीरो से कितना चले आप, जीरो से 100 चले तो ये 100 नाप दिए। फिर आप कितना चले, फिर 200 चले तो ये जीरो से ही चलेंगे, 200। फिर कितना चले 300, फिर कितना चले 500। और जो बगल में नापे होंगे 100 के बगल में 50, 300 के बगल में 100, ये आप देख रहे हैं ये। और इधर 200 के बगल में 100। जैसे हमने बताया कि किसके द्वारा नापेंगे, टेप या फिर लट्ठा के द्वारा साइड में नाप लेंगे। लट्ठा बताए थे, बांस का टुकड़ा 5 फीट वाला। ठीक है। उससे नाप लिया, और यहाँ चूंकि मीटर में नापे हैं। ठीक है। आप इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, डायग्राम भी बना लिया आपने। तो डायग्राम समझ में आया। एक सीधी लाइन खींच देंगे, कितना 500 तक, ये 500। ठीक है, जीरो से 500। तो पहले 100 चले, फिर 200 चले, फिर 300 चले, और फिर कितना चले 500 चले। ये सब जीरो से ही चलेंगे। ठीक है। अब पहले 100, फिर 200, पहले कितना चले 100, 200, फिर 300 और फिर 500। ठीक है। आप देखो 300 के बगल में कितना है, ये तो 500 हो गया यहाँ तक। 300 के बगल में 100 है तो ये 100। और 200 के बगल में कितना है तो 100, ये भी 100। और इधर चले 100 के बगल में कितना है तो 50, ये 50। अब ये सबके बाहरी पॉइंट को मिला देंगे, तो ये देखिए, ये हमने बाहरी पॉइंट को मिला दिया। ये ऐसे, ऐसे आप देखिए कि बाहरी पॉइंट को हमने जब मिला दिया तो ये बन गया, त्रिभुज भी बना है यहाँ पर, चतुर्भुज भी बना है। तो त्रिभुज 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बना, एक चतुर्भुज बना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, और चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर हम चतुर्भुज वाले का जो लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। मैं आगे आपको बताता हूँ इसका कैलकुलेशन हम कैसा करेंगे। ठीक है। तो आगे चलें, यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो ये देखिएगा। ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से। तो जो पहला जो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो जाएगा आपके लिए। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 तो है ही है आधार इसका। अब ये त्रिभुज है ये वाला। ठीक है, ये वाला त्रिभुज है, हम इसको स्याही दूसरी ले लें यहाँ से। ये वाला जो त्रिभुज है ये बना है। ठीक है, ग्रीन ले लें, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है। तो ग्रीन स्याही से हम आपको के लिए जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब हम फर्स्ट त्रिभुज का लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये 100 चले यहाँ से यहाँ तक, है ना। और इधर 60 चले, तो 100 गुणित, ये 60 नहीं 50 है, 50 है। तो 50 गुणित 100 चले, तो 50 गुणित 100 कर दिए, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2500 वर्ग मीटर आ गया। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। तो आगे जो चलेंगे, दूसरा त्रिभुज देख लीजिए, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक के 200 है। देख रहे हैं ना, कहाँ तक 200 है। आप देखिए कहाँ तक, हमको इसी बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से जीरो से चलेंगे तो ये यहाँ तक 200 है कि नहीं। ये 200 ले लिए, और इधर 100 है। तो इसमें में मान लग रख दिए 1/2, 200 गुणित 100 रख दिए। तो तीसरा त्रिभुज में देखें, तीसरे में देखिएगा, तीसरे में ये है। अब जब यहाँ से यहाँ तक 200 चले थे, ठीक है, और यहीं से यहाँ तक 500 चले थे कुल, तो 200 तो यहाँ हो गया ये, और टोटल 500 है। तो 500 में से 200 को माइनस कर देंगे तो ये अगले त्रिभुज की जो है ऊंचाई आ जाएगी। अगले त्रिभुज की ऊंचाई आ गई, और ये 100 है। तो 100 यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, वो 300 आ जाएगी। ठीक है, 200 तो माइनस हो गया। तो 300 गुणित 100 कर देंगे, बटे 2 कर देंगे।
इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर चौथे त्रिभुज के ये चित्र से ही समझना आप। ठीक है, फिर मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। इसका जब यहां से ये यहाँ देखिएगा, ये जीरो है, इस जीरो से यहां तक कितना नापे थे 300, और इसी जीरो से यहां तक कितना नापे आगे 500। तो ये 300 हो गया, तो यहां से यहां तक का कितना होगा 500 तक 200 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 500 में 300 इधर माइनस हो गया, तो ये त्रिभुज का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 300 घटाएंगे तो 200 गुणित ये तो 100 है ही है, 100/2 कर देंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर समलम चतुर्भुज को समझिए थोड़ा सा, इसको समझिए। समलम चतुर्भुज के इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लें तब समझ में और आ जाएगा। ये अब समलम चतुर्भुज में आपको हमने एक बात और बताए थे, समलम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा, तो ये एक भुजा हो गई और ये दूसरी भुजा हो गई, ये बना है चतुर्भुज। तो आमने सामने की भुजा का योग गुणित ऊंचाई, तो आप इसको देखिए, गुणित ऊंचाई यहां तक आएगा और ये वाली भुजा ऐसे आएगी, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। अब हमने बताया कि ये जीरो से यहां तक कितना चले हैं 100, और जीरो से यहां तक 300 तक कितना चले हैं बताओ। 300 तक, 300 तक चले हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 100, तो यहाँ बना है ये डायग्राम, यहाँ से इतना, तो इतने की लंबाई कितनी हो जाएगी, 300 चले तो 300 में 100 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200। ये हो गई ऊंचाई इसकी। और आमने सामने की भुजा मतलब ये 100 है और ये 50 है का योग, आमने सामने की भुजा का योग मतलब कि 100 धन 50, मतलब 150। तो 150 गुणित ऊंचाई कर देंगे, तो 150 गुणित ऊंचाई कर दिए, अपान 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन देखिएगा, अब इसका कैलकुलेशन देखिए आप, ये देखो। ठीक है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमने वही 1/2 आधार गुणित ऊंचाई किए हैं, तो ये आ गया 2500, कितना आ गया 2500 आ गया। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरे का देखिए, ये 200 गुणित 100 था बटे 2 था, तो ये आ गया। ठीक है, तीसरे का ये आ गया। ठीक है, अब चौथे का आ गया ये 10,000 वर्ग मीटर आ गया ये। ठीक है, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में ही आएगा ये, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। फिर इन हमने क्या किया, इन सब को जो माप आई है क्षेत्रफल, माप के द्वारा जो क्षेत्रफल हमने निकाला है, इन सबको जोड़ देंगे। तो पहले का कितना आया था 2500, दूसरे का 1,000, तीसरे का 15,000, फिर 10,000, फिर 15,000, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब जोड़ देंगे सभी को तो ये आ जाएगा 47,500 वर्ग मीटर में आएगा। अब जब 47,500 वर्ग मीटर में आएगा तो आपको मालूम है कि 10,000 वर्ग, अब हमने बताए थे कि या हेक्टर में ज्ञात कर लो, एकड़ में ज्ञात कर लो, वर्ग फीट में ज्ञात कर लो, सब में ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सीधे 10,000 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, तो हेक्टेयर में ज्ञात कर लो पहले तो। 47,500 या क्वेश्चन जिसमें पूछा है उसमें ज्ञात कर लो, तो पर पहले हेक्टेयर में करो क्योंकि ये मीटर में दिया है। ठीक है, या जैसे हमने बताए थे कि 1 एकड़ बराबर 4,047, तो 4,047 से या 4,000 से भाग दे दो, तो एकड़ में निकल आएगा, ये मीटर में तो दिया ही है, यहाँ निकला है क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप देखिए इसको, इसमें 10,000 का हम भाग दे दें, तो 10,000 का भाग दे देंगे तो 1 2 3 4 के बाद में, 1 2 3 4 के बाद में, तो 47,500 कितना था, 47 कितने सुना, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार में 10,000 है, तो 1 2 3 4 के बाद में या पॉइंट लग जाएगा, मतलब कुल मिला के 4.75 हेक्टेयर आ गया। अब इतना हेक्टेयर आया, इसको एकड़ में ज्ञात करना है तो कन्वर्ट कर दो, 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है, तो 4.7 बराबर कितना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितने का 2.5 का या 2.47 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एकड़ में निकल आएगा। ठीक है, तो यहां तक कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा।
और हमने जो सूत्र बताए आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई याद रखना है, और समलंब चतुर्भुज यदि बनता है तो आमने सामने की भुजा का योग गुणित ऊंचाई। और समलंब चतुर्भुज ही बनता है अधिकतर, कहीं पर भी आयत या वर्ग नहीं बनता। यदि आयत और वर्ग बनेगा तो हम सीधा सीधा नाप लेंगे, ठीक है। यदि आड़े तिरछे में नापेंगे तो सीधी सी बात है, या तो त्रिभुज बनेगा या फिर समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। फिर बाकी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में, इसका जो फर्स्ट वीडियो है भू सर्वेक्षण का, उसमें हमने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो जहां तक हमारी उम्मीद है आप लोगों पर कि आपने इसके बारे में सीखा होगा, नहीं सीखे होंगे तो आप इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिए। आप क्या करते हैं, आधा अधूरा देखते हैं और आधा अधूरी बातें जो है, कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आता है। हाँ, केवल मैंने आपको गुणा करना, भाग देना भर नहीं सिखाया हूं यहाँ पर। यदि आप लोगों को फिर भी दिक्कत जा रही तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसमें गुणा कैसे काटेंगे, कैसे भाग देंगे, मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम है हमारा डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, तो आपको नई नई जानकारी नए नए क्षेत्र में, और नए क्षेत्र कौन सा, हिंदी और एग्रीकल्चर में आपको हिंदी से संबंधित भी जानकारी मिलेगी, हिंदी विषय की, और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की भी जानकारी संपूर्ण मिल जाएगी, हिंदी और एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।